दोपहर की धूप चेन्नई के अन्ना नगर में एक डाइनिंग रूम के ब्लाइंड्स से छनकर आ रही थी, जिससे आधे खाली टीपॉट और फिल्टर कॉफी के 2 अनटच्ड कप्स पर लंबी ज्योमेट्रिक शेडोज पड़ रही थी। कावेरी अपनी चेयर पर एकदम स्टिफ बैठी थी और पेपर के एक टुकड़े को घूर रही थी, जो लोहे की छड़ से भी भारी लग रहा था। वह 34 ईयर्स की थी, नुंगमबक्कम की एक फर्म में सक्सेसफुल सीनियर आर्किटेक्ट, जिसे ब्लूप्रिंट्स पढ़ने और करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन बजट्स मैनेज करने की आदत थी। उसके सामने सुरेश बैठा था, 36, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जिसका सिर झुका हुआ था और उसके थंब्स घबराहट में अपने फोन स्क्रीन की रिम को दबा रहे थे। उनकी शादी को 6 ईयर्स हो चुके थे। वे एक ब्राइट 5 ईयर ओल्ड बेटी, जो अभी ड्राइंग क्लास में थी, एक शेयर ईएमआई वाला 3 बेडरूम अपार्टमेंट और एक ऐसी लाइफ शेयर करते थे जो किसी भी बाहरी ऑब्जर्वर को इम्पेकेबली मॉडर्न और फाइनेंशियली सिक्योर लगती थी। फिर लैंडलाइन की घंटी बजी। यह किसी क्लाइंट, फ्रेंड या फैमिली मेंबर का कॉल नहीं था। यह एक डेब्ट कलेक्शन एजेंट का कॉल था, जो सुरेश के 2.8 लाख रुपीस के ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड बैलेंस का इमीडिएट पेमेंट मांग रहा था। कावेरी के लिए शॉक सिर्फ उस अमाउंट का नहीं था, बल्कि यह रियलाइजेशन था कि 6 ईयर्स तक एक ही बेड पर सोने के बाद भी वह एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रेंजर के साथ रह रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि सुरेश के पास 3 सेपरेट क्रेडिट कार्ड्स थे, और नहीं ही ये कि वह उन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 42% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट पर बैलेंस रोल ओवर कर रहा था, जिन्हें मेंटेन करना वह कल्चरली ऑब्लाइज्ड महसूस करता था। सुरेश को जो बात नहीं पता थी और जिसे रिवील करने से कावेरी अब डर रही थी, वह उसका अपना सीक्रेट था। पिछले 4 ईयर्स से हर मंथ कावेरी अपनी मदर की डायबिटिक केयर और फादर की बढ़ती मेडिकेशन कॉस्ट्स में हेल्प करने के लिए तिरुनेलवेली में अपने पेरेंट्स को चुपचाप 15,000 रुपीस ऑटो ट्रांसफर कर रही थी। वह इस पैसे को एक नॉन नेगोशिएबल फिलियल ड्यूटी मानती थी। फिर भी उसने सुरेश से इस बारे में कभी एक वर्ड नहीं कहा था। उसे डर था कि वह इसे उनके हाउस होल्ड पर एक ड्रेन समझेगा, या इस बात का एविडेंस कि उसकी एलिजेंस, उसकी मैरिज और उसकी बर्थ फैमिली के बीच बंटी हुई है। यहाँ 2 पढ़े लिखे हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स थे। दोनों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज थीं। दोनों कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट बजट्स मैनेज करने में सक्षम थे। फिर भी एक ही छत के नीचे रहते हुए पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पर पूरी तरह सुन्न पड़ जाते थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वे हर रात साथ में डिनर करते थे। वे स्कूल पिकअप्स और वीकेंड ग्रोसरी की खरीदारी मिलिट्री प्रिसीजन के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन वे कभी भी अपने पैसों के बारे में एक ओपन, ट्रांसपेरेंट और अनरिजर्व्ड बातचीत करने के लिए एक बार भी साथ नहीं बैठे थे। लाखों मॉडर्न इंडियन हाउस होल्ड्स में पैसा आज भी सबसे बड़ा अनस्पोकन टॉपिक बना हुआ है। इस पर बीमारी, करियर फेलियर्स या फैमिली के दुखों से भी कम खुलकर बात होती है। हमने ऑनलाइन अपनी लाइफ शेयर करने को नॉर्मलाइज कर लिया है। फिर भी हम अपने बैंक बैलेंस और कर्जों को उन्हीं लोगों से पूरी तरह छिपा कर रखते हैं जिनके साथ हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल साइलेंस। यह समझने के लिए कि कावेरी और सुरेश कोल्ड कॉफी पर इस घुटन भरी खामोशी में क्यों बैठे थे, हमें इंडियन हाउस होल्ड की लेगेसी को समझना होगा। पीढ़ियों से ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली में पैसा एक स्ट्रिक्ट टॉप डाउन हायरार्की के जरिए हैंडल किया जाता था। घर के मुखिया की इनकम एक क्लोजली गार्डेड स्टेट सीक्रेट होती थी। बच्चों को एक रिजिड सोशल प्रोटोकॉल के तहत बड़ा किया जाता था कि पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप पूछे। माताओं को हर महीने एक कैश एलोकेशन यानी रसोई बजट दिया जाता था और उनसे उन लिमिट्स के भीतर मिरेकल मैनेजमेंट करने की उम्मीद की जाती थी। इमरजेंसी कैश को स्टील के चावल के डिब्बों में या तह की हुई साड़ियों के पीछे छुपाकर रखा जाता था। फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे जमीन खरीदना, शादी की फंडिंग करना या लोन लेना घर के मुखिया द्वारा अकेले ही लिए जाते थे। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मनी डायनामिक्स। ट्रेडिशनल मॉडल सिंगल इनकम स्ट्रीम पैट्रियार्क, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, साइलेंस की एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन। कैश बेस्ड हाउस होल्ड इकोनॉमी, फैमिली सेफ्टी नेट, जॉइंट फैमिली, मॉडर्न अर्बन रियल्टी, ड्यूअल हाई अर्निंग इनकम्स, फ्रेगमेंटेड इंडिविजुअल अकाउंट्स। इम्प्लिसिट ऑकवर्ड साइलेंस, डिजिटल क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी, आइसोलेटेड न्यूक्लियर यूनिट्स। हालांकि मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड स्ट्रक्चरली बदल चुके हैं, जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर सेटअप्स में, कैश से यूपीआई में और सिंगल अर्नर हाउस होल्ड से डुअल इनकम पावर कपल्स में, लेकिन इसके पीछे का इमोशनल आर्किटेक्चर शायद ही इवॉल्व हुआ है। हमने अपने फाइनेंशियल टूल्स को अपडेट कर लिया है, लेकिन हम उन्हें एंसेस्ट्रल बिहेवियरल सॉफ्टवेयर पर चला रहे हैं। आज जब ड्यूल इनकम कपल्स शादी करते हैं,
तो वे अक्सर मैनेज्ड फाइनेंशियल डिस्टेंस का सिस्टम अपना लेते हैं। वे कैजुअली बिल्स बांट लेते हैं, जैसे आप मेड और ग्रोसरीज का पे कर दो, मैं होम लोन ईएमआई पे कर दूंगा। सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखते हैं और मान लेते हैं कि जब तक मंथली ऑब्लिगेशंस पूरी हो रही हैं तब तक अंदर की डिटेल्स पर डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यह फाइनेंशियल ओपेसिटी किसी गलत नीयत या धोखे की वजह से नहीं होती, ये इमोशनल फ्रिक्शन की वजह से होती है। फियर ऑफ जजमेंट, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, एक्सिस्टिंग डेट्स या कम सेविंग्स को सामने लाना अपने पर्सनल कैरेक्टर को क्रिटिसिज्म के लिए खोल देने जैसा लगता है। द ऑटोनॉमी पैराडॉक्स इनकम इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। कई यंग अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए मनी पूल करना या एक्सपेंसेस रिपोर्ट करना अपनी मेहनत से कमाई पर्सनल ऑटोनॉमी को सरेंडर करने जैसा लगता है। गिल्ट अराउंड पेरेंटल सपोर्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उम्रदराज पेरेंट्स के प्रति फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अक्सर स्पॉसेस के बीच फ्रिक्शन की वजह बनती हैं, जिससे पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सीक्रेटली पैसे ट्रांसफर करते हैं। द इक्वेटिंग ऑफ लव विद ट्रस्ट एक बहुत ही कॉमन और रोमांटिसाइज्ड बिलीफ है कि अगर आप अपने पार्टनर से सच में लव और ट्रस्ट करते हैं तो आपको एक दूसरे के अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह आखिरी बिलीफ मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस में सबसे डेंजरस मिथ है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कोई ऑडिट नहीं है, यह म्यूचुअल प्रोटेक्शन का एक काम है। सेक्शन ब्रेक, द हिडन कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सीक्रेसी। जब पार्टनर्स फाइनेंशियल साइलोस में काम करते हैं तो स्ट्रक्चरल डैमेज सिर्फ फीलिंग्स हर्ट होने से कहीं आगे तक जाता है। चुप्पी की फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी वक्त के साथ हाउसहोल्ड की वेल्थ को धीरे धीरे खा जाती है। उस कंक्रीट फाइनेंशियल डैमेज पर गौर कीजिए जो कावेरी और सुरेश ने सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि उन्होंने कभी आपस में बात ही नहीं की। अपोजिंग साइलोस की कंपाउंड कॉस्ट, डुप्लीकेट और इनएफिशिएंट इंश्योरेंस। कावेरी ने टैक्स बचाने के लिए ईयर 11 लाख रुपीस का एलआईसी एंडोमेंट प्लान खरीदा। सुरेश ने उसी वजह से अलग से 75,000 रुपीस पर ईयर का मनी बैक प्लान खरीदा। कंबाइंड कवरेज, लो इंश्योरेंस कवर और अंडर परफॉर्मिंग लोन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। मिस्ड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24 स्ट्रेटेजिकली को क्लेम नहीं किया गया था। दोनों में से किसी ने भी अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से सेक्शन 80C एलोकेशन को ऑप्टिमाइज नहीं किया। फ्रैक्चर्ड इमरजेंसी रिजर्व्स, कावेरी ने 50,000 रुपीस एक लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में अपने सीक्रेट पूल के रूप में रखे। सुरेश ने दूसरे बैंक में 30,000 रुपीस रखे। नेट रिजल्ट, जब हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जीरो ट्रू इमरजेंसी बफर था। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर सेक्शन 5.3 में हुई हमारी डिस्कशन याद कीजिए। कावेरी और सुरेश दोनों ने इंडिपेंडेंटली लो यील्डिंग एंडोमेंट पॉलिसीज खरीदी थी क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव कॉर्पोरेटेड एचआर डिपार्टमेंट्स हर जनवरी को टैक्स डेडलाइन रिमाइंडर्स भेजते थे। अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी कंबाइन की होती तो वे बहुत कम कॉस्ट में एक जॉइंट प्योर टर्म पॉलिसी खरीद सकते थे और बाकी कैपिटल को इंडेक्स फंड्स में रीडायरेक्ट कर सकते थे। टैक्स स्ट्रेटेजी पर सेक्शन 5.6 याद कीजिए। चूंकि उन्होंने दो अलग अलग लोकलाइज्ड टैक्स अकाउंटेंट्स का यूज करके अपने रिटर्न्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली फाइल किए थे, इसलिए वे सेक्शन 24 और सेक्शन 80 के तहत अपने होम टैक्स डिडक्शंस को ऑप्टिमाइज करने में फेल हो गए। वे हर एक साल लगभग 60,000 रुपीज के लेजिटिमेट टैक्स रिफंड्स का नुकसान उठाते रहे। और जैसा कि सेक्शन 5.4 में डिटेल में बताया गया है, उनकी इमरजेंसी प्रोटेक्शन बिल्कुल न के बराबर थी। उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड 3 to 6 मंथ का कंटीजेंसी बफर नहीं था। उनके पास दो छोटे बिखरे हुए कैश पॉकेट्स थे जो सुरेश का हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट सामने आते ही खत्म हो गए। मैरिज में फाइनेंशियल सीक्रेसी आपको कन्फ्लिक्ट से नहीं बचाती है, यह केवल उस कन्फ्लिक्ट को टालती है और इंटरेस्ट के साथ उसे तब तक कंपाउंड करती रहती है जब तक कि वह एक बड़े क्राइसिस में विस्फोट न कर जाए। सेक्शन ब्रेक, द जनरेशनल फ्रंटियर, टॉकिंग मनी विद एजिंग पेरेंट्स। अगर स्पाउस के साथ मनी के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल है तो एजिंग इंडियन पेरेंट्स के साथ फाइनेंसेस की बात छेड़ना पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी लग सकता है, या फिर बहुत से लोगों के लिए यह डीपली डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। व्हाइट फील्ड, बेंगलोर में रहने वाले 30 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज के बारे में सोचिए। मनोज के पेरेंट्स रांची में अपने एंसेस्ट्रल होम में रहते हैं। उनके फादर, जो एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 7 ईयर्स पहले रिटायर हुए थे, एक मॉडेस्ट मंथली पेंशन पर रहते हैं। हर महीने मनोज बिना भूले रांची अपने घर 20,000 रुपीस भेजता है। क्या 20,000 रुपीस काफ़ी हैं? क्या इससे उनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर होती है?
क्या उनके पेरेंट्स बढ़ते ग्रॉसरी बिल्स और डोमेस्टिक हेल्प की कॉस्ट से चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हैं? मनोज को नहीं पता। जब भी वो प्यार से अपने पापा से पूछता है, पापा क्या आपको इस महीने कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उनके पापा वही स्टैंडर्ड स्टॉइक इंडियन पेरेंटल अंदाज में टाल देते हैं, सब ठीक है मनोज, हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, तुम अपने करियर पर फोकस करो। द रांची पैराडॉक्स। बेंगलुरु में मनोज हर महीने 20,000 रुपीज भेजता है, मानकर चलता है कि पेरेंट्स सिक्योर हैं, चिंता करता है कि क्या कवर इनफ है, और डायरेक्टली पूछने से डरता है कि कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल न लगे। रांची में मनोज के पेरेंट्स 3.5% पर सेविंग्स अकाउंट में 8 लाख रुपीज रखकर बैठे हैं। फादर बेटे पर बर्डन बनने से बचने के लिए नी सर्जरी टालते हैं, और उनके पास कोई अपडेटेड नॉमिनेशंस या विल नहीं है, साइलेंस से कनेक्टेड। उस ब्रेव फ्रंट के पीछे एक हिडन रियलिटी है। मनोज के पापा के पास 8 लाख रुपीस एक स्टैंडर्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जिस पर सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मेडिकल इन्फ्लेशन के आगे धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि उनके पापा 18 मंथ से एक जरूरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्रोसीजर से मनोज फाइनेंशियली टूट जाएगा, जबकि वो इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि मनोज की कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ पॉलिसी डिपेंडेंट पेरेंट्स को 10 लाख रुपीस तक कवर करती है। इसके अलावा उनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्योटिकल लेबिरिंथ हैं। उनके रांची वाले घर के ओरिजिनल पेपर लैंड डीड्स बेड के नीचे एक बिना मार्क किए हुए टिन ट्रंक में रखे हैं। उनकी छोटी छोटी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मनोज की स्वर्गीय दादी का नाम प्राइमरी नॉमिनी के रूप में दर्ज है, जो 30 ईयर्स से बदला ही नहीं है। अगर कल मनोज के पापा को अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, तो सबसे ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस के समय मनोज को लीगल पेपर ट्रेल्स, बैंक फ्रीज और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के एक नाइटमेयर का सामना करना पड़ेगा। यह है द रांची पैराडॉक्स। आपस के प्यार और एक दूसरे को दर्द से बचाने की चाह में पेरेंट्स और उनके बड़े हो चुके बच्चे खामोशी की एक दीवार बनाए रखते हैं, जो दोनों पक्षों को वल्नरेबल बना देती है। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें फाइनेंशियल जियोपार्डी में छोड़ दें। मॉडर्न एरा में सच्ची संतान का कर्तव्य ये मांग करता है कि आप आगे आएं और उन एसेट्स को ऑर्गेनाइज, प्रोटेक्ट और ऑप्टिमाइज करें, जिन्हें बनाने के लिए आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। सेक्शन ब्रेक। द स्पाउज प्रोटोकॉल। फाइनेंशियल डेट नाइट कैसे कंडक्ट करें? फाइनेंशियल साइलेंस की कई सालों पुरानी आदत को अचानक लगाए गए किसी आरोप या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स पर देर रात की बहस से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप बिल लहराते हुए और आंसर्स मांगते हुए लिविंग रूम में जाएंगे, तो आपका पार्टनर नेचुरली डिफेंसिव हो जाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर्ड, डेलिब्रेट और नॉन जजमेंटल एंट्री पॉइंट की जरूरत है। सबसे इफेक्टिव फ्रेमवर्क वो है जिसे बिहेवियरल प्लानर्स फाइनेंशियल डेट नाइट कहते हैं। द फाइनेंशियल डेट नाइट फ्रेमवर्क। रूल 1 स्टेज सेट करें। एक न्यूट्रल, रिलैक्स्ड टाइम चुनें। संडे नाइट नहीं, टैक्स सीजन के दौरान नहीं। अच्छा खाना ऑर्डर करें। रूम में बच्चे नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। गोल्डन रूल पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स के लिए एब्सोल्यूट जजमेंट। रूल 2 विजन से शुरुआत करें, नंबर्स से नहीं। ऐसे शुरुआत मत करें कि आपकी सैलरी कहाँ गई, ऐसे शुरुआत करें कि हम 5 इयर्स में अपनी फैमिली को कहाँ देखना चाहते हैं। हाउस, वैकेशंस, एजुकेशन जैसे टेंजिबल गोल्स के अराउंड शेयर्ड एक्साइटमेंट बिल्ड करें। रूल 3 डैशबोर्ड यानी शेयर्ड कैनवास इंट्रोड्यूस करें। 4 कोर कैटेगरीज के साथ एक सिंगल शेयर्ड शीट सामने लाएं। एसेट्स, बैंक बैलेंसेज, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविडेंट फंड्स, लाइबिलिटीज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज, पर्सनल डेट्स, प्रोटेक्शन टर्म कवर्स, हेल्थ पॉलिसीज, इमरजेंसी कैश, ऑब्लिगेशंस, एक्सटेंडेड फैमिली या पेरेंट्स के लिए सपोर्ट। स्टेप 1, पेरेंटल सपोर्ट को नॉर्मलाइज करें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सटेंडेड फैमिली को दिए जाने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट को छुपा कर रखने के बजाय सामने लाना जरूरी है। अगर तिरुनेलवेली में अपने पेरेंट्स को दिया जाने वाला कावेरी का 15,000 रुपीज का मंथली कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है, तो ये उसकी मैरिज में एक दरार की तरह काम करता है। फाइनेंशियल डेट नाइट के दौरान पेरेंटल केयर को एक फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल हाउस होल्ड लाइन आइटम की तरह फ्रेम करें, बिल्कुल रेंट, ग्रोसरीज या स्कूल फीस की तरह। द स्क्रिप्ट। सुरेश, जैसे हम अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए बजट बनाते हैं, वैसे ही उम्र ढलने के साथ मेरे पेरेंट्स की हेल्थ नीड्स का ख्याल रखना मेरे लिए एक नॉन नेगोशिएबल फैमिली ड्यूटी है। इसके लिए फिलहाल हर महीने 15,000 रुपीज की जरूरत होती है। मैं चाहती हूं कि हम इसे अपने मंथली बजट में एक्सप्लिसिटली शामिल करें, ताकि यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेड फॉर रहे। जब पेरेंटल सपोर्ट एक्सप्लिसिट होता है और बजट में इंटीग्रेटेड होता है, तो गिल्ट गायब हो जाता है।
सीक्रेसी अननेसेसरी हो जाती है और दोनों पार्टनर्स रियल नंबर्स के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। स्टेप 2, 3 अकाउंट इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करें। टोटल ट्रांसपेरेंसी का मतलब पर्सनल ऑटोनॉमी का पूरी तरह से खत्म होना नहीं है। जैसा कि सेक्शन 5.7 के फेज 2 में हमारे ऑपरेशनल सेटअप में आउटलाइन किया गया है, मैरिड कपल्स के लिए सबसे सिंपल आर्किटेक्चर माइन, योर्स और आवर्स सिस्टम है। माइन, योर्स एंड आवर्स अकाउंट आर्किटेक्चर। स्पाउस ए की सैलरी और स्पाउस बी की सैलरी दोनों अकाउंट वन हाउस होल्ड हब में आती हैं, जो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये अकाउंट होम ईएमआई या रेंट, ग्रोसरीज और यूटिलिटी बिल्स, बच्चों के खर्चे और इंश्योरेंस और एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कवर करता है। हाउस होल्ड हब से फंड्स दो अलग अकाउंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अकाउंट 2 डिस्क्रेशनरी, जो माइन को रिप्रेजेंट करता है और पर्सनल हॉबीज, पेरेंटल पोर्ट कैश और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग को कवरता है। और अकाउंट 3 डिस्क्रेशनरी, जो योर्स को रिप्रेजेंट करता है और पर्सनल हॉबीज, इंडिविजुअल परचेजेज और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग को कवर करता है। शेयर्ड लाइफ के लिए एक सेंट्रल हाउस होल्ड फंड मेंटेन करते हुए और साथ ही हर पार्टनर को एक ऑटोनॉमस डिस्क्रेशनरी अकाउंट अलाउ करके आप कोर फैमिली गोल्स पर टोटल अलाइनमेंट एश्योर करते हुए माइक्रो मैनेजमेंट को एलिमिनेट करते हैं। द पेरेंट प्रोटोकॉल, डिग्निटी, प्रोटेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन। एजिंग पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए बिल्कुल अलग टैक्टिकल अप्रोच की जरूरत होती है। आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सबऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं उनके एसेट्स के ऑडिट की डिमांड कर सकते हैं। आपको डिग्निटी, केयर और लीगल सेफ्टी के नजरिए से इस कन्वर्सेशन को अप्रोच करना होगा। यहां अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को खतरे में डाले बिना उनके साथ फाइनेंशियल डोर ओपन करने का एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है। द पेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल। टैक्टिक 1, द हेल्थ इंश्योरेंस एंट्रेंस। कभी ये मत कहिए मुझे आपका बैंक बैलेंस देखना है। कहिए अम्मा, मेडिकल कॉस्ट्स बहुत बढ़ रही हैं, मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि हमारा फैमिली हेल्थ कवर अपडेटेड रहे ताकि आपकी हॉस्पिटल बिल्स की चिंता न करनी पड़े। टैक्टिक 2, द इमरजेंसी डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट। कन्वर्सेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के अराउंड फ्रेम करें, फाइनेंशियल कंट्रोल के नहीं, कि डॉक्यूमेंट्स वाला एक मास्टर फैमिली फोल्डर कंपाइल करने में उनकी हेल्प करें। टैक्टिक 3, द नॉमिनेशन एंड विल ऑडिट। लीगल एस्टेट प्लानिंग को फैमिली ऑर्डर के एक काम के रूप में नॉर्मलाइज करें। एनश्योर करें कि हर बैंक अकाउंट, एफडी, डीमैट प्रॉपर्टी में एक्सप्लिसिट नॉमिनेशंस हों। स्क्रिप्ट 1, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन के जरिए डोर ओपन करना। पूरी डिस्कशन को पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी के अराउंड फ्रेम करके उनके कंधों से बर्डन कम करें। मनोज को अपने पापा से क्या कहना चाहिए? पापा, मैं आज काम पर अपना कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रिव्यू कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि हम पेरेंटल कवरेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये एश्योर करने के लिए कि पॉलिसी बिना किसी सरप्राइज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के सब कुछ कवर करे, क्या हम बैठकर देख सकते हैं कि एक साल में आपके और अम्मा के आमतौर पर क्या मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं? मैं यह एश्योर करना चाहता हूं कि अपनी पर्सनल सेविंग्स को बिना छुए आपको बेस्ट डॉक्टर्स और फैसिलिटीज का एक्सेस मिले। ये अप्रोच उन्हें डिपेंडेंट या वल्नरेबल फील कराए बिना उनके एक्चुअल मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझने का रास्ता खोलती है। स्क्रिप्ट 2, इन केस ऑफ इमरजेंसी मास्टर फोल्डर बनाना। ज्यादातर बुजुर्ग पेरेंट्स एसेट्स की कमी से परेशान नहीं होते, वे एसेट फ्रेगमेंटेशन से परेशान होते हैं। उनके पास एक ब्रांच में छोटे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, अलमारी में रखे पुराने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स और अक्सर बिना किसी क्लियर नॉमिनेशन डिटेल्स के 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बैंक अकाउंट्स होते हैं। उन्हें एक सिंगल सिक्योर मास्टर फैमिली फोल्डर, फिजिकल और डिजिटल दोनों, ऑर्गेनाइज करने में मदद करने के लिए प्रोएक्टिवली ऑफर करें। द मास्टर फैमिली फोल्डर चेकलिस्ट। आइडेंटिटी और टैक्स आधार, पैन कार्ड्स, पासपोर्ट डिटेल्स, बैंकिंग अकाउंट नंबर्स, एक्टिव ब्रांच लोकेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, एफडी रिसिप्ट्स, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, डीमैट फोलियोज, प्रॉपर्टी, ओरिजिनल टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स, इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, टीपीए कार्ड्स, लीगल, रजिस्टर्ड विल, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेशंस, सभी फाइनेंशियल एसेट्स में वेरीफाइड नॉमिनीज। द सॉफ्ट स्क्रिप्ट। पापा, अगर कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मैं अब्रॉड में फंस जाऊं तो मैं चाहूंगा कि बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक झंझट के आपको मेरे सारे अकाउंट डिटेल्स का इमीडिएट और फ्रिक्शनलेस एक्सेस मिले। मैं अपने अकाउंट्स के लिए एक सिंगल मास्टर फोल्ड तैयार कर रहा हूं। क्या हम इस वीकेंड आपके अकाउंट्स के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं? इस तरह अगर हम में से किसी को भी कभी इमरजेंसी का सामना करना पड़े
तो सारे की डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी नंबर्स और नॉमिनी डिटेल्स एक ही जगह पर होंगे। स्क्रिप्ट 3, टैकलिंग द इंटेस्टेसी ट्रैप, विल्स एंड नॉमिनेशंस। इंडियन अर्बन हाउस होल्ड्स की एक अलार्मिंग मेजॉरिटी बिना किसी लीगली वैलिड विल के यानी इंटेस्टेट ही खत्म हो जाती है। जब फैमिली के पैट्रियार्क या मैट्रियार्क बिना किसी विल के गुजर जाते हैं तो मामूली एसेट्स भी, जैसे एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, थोड़ा सा गोल्ड होल्डिंग, लीगल डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं, जिसके लिए कोर्ट से इश्यूड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें सालों लग जाते हैं और लाखों रुपये लीगल फीस में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ इंडियंस एक नॉमिनी और लीगल हेयर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडियन लॉ के तहत जैसा एस्टैब्लिश किया गया है, नॉमिनी सिर्फ एक एसेट कस्टोडियन होता है, एक ट्रस्टी जिसे जिसे डेथ के बाद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स रिसीव करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। नॉमिनी ऑटोमेटिकली उन फंड्स का लीगल ओनर नहीं बन जाता। ओनरशिप स्ट्रिक्टली पर्सनल लॉ के तहत डिफाइंड या एक वैलिड विल में स्पेसिफाइड लीगल हेयर्स की ही होती है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने में उनकी हेल्प कीजिए, ताकि ये एनश्योर हो सके कि हर एक बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड फोलियो, पीपीएफ और डिमैट अकाउंट में एक एक्टिव और अपडेटेड नॉमिनी हो। एक सिंपल, लीगल और रजिस्टर्ड विल ड्राफ्ट की गई हो, जिसमें रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी डिटेल साफ साफ लिखी हो। इस पूरी एक्सरसाइज को डेथ के बारे में बातचीत के रूप में देखने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के एक काम की तरह पेश करने से इमोशनल टैबू खत्म होता है और फैमिली फ्यूचर के लीगल केस से बची रहती है। सेक्शन ब्रेक, रीराइटिंग द इंडियन फैमिली मनी स्क्रिप्ट। इस पूरी बुक में हमने उन साइलेंट ह्यूमन स्टोरीज को ट्रेस किया है जो हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप को डिफाइन करती हैं। हमने चैप्टर 1 में पापा को देखा, जिनकी अचानक जॉब छूटने से फैमिली में क्राइसिस आ गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पिछले 20 ईयर्स से पूरी तरह से फाइनेंशियल ओपेसिटी में चल रहा था। हमने चैप्टर 3 सेक्शन 3.1 में प्रकाश को देखा, जिन्होंने अनकही फैमिली एक्सपेक्टेशंस और बिना सोचे समझे बनाए गए सोसाइटल प्रेशर में आकर एक ऐसा कार लोन ले लिया जिसे चुकाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और हमने चैप्टर 4 सेक्शन 4.5 में दिनेश को देखा, जिनका रेड वर्सेस बाय का एक रैशनल डिसीजन लेने का अटेम्प्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, क्योंकि उनके घर में पैसों की बातों को कभी कोलैबोरेटिव प्लानिंग की तरह नॉर्मलाइज ही नहीं किया गया था। इन सब कहानियों में एक ही बात कॉमन है, साइलेंस इंडिया का सबसे महंगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। पैराडाइम शिफ्ट, मनी एज केयर। ओल्ड माइंडसेट पैसों के बारे में बात करना ट्रस्ट की कमी दिखाता है। न्यू रियलिटी ट्रांसपेरेंसी ही अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। ओल्ड माइंडसेट पेरेंट्स को बॉदर नहीं करना चाहिए। न्यू रियलिटी पेरेंट्स टोटल फाइनेंशियल ईजर डिजर्व करते हैं। ओल्ड माइंडसेट मनी अनरोमैटिक है। न्यू रियलिटी फाइनेंशियल अलाइनमेंट सेफ्टी बिल्ड करता है। ओल्ड माइंडसेट कंट्रोल बनाए रखने के लिए अकाउंट सीक्रेट रखो। न्यू रियलिटी शेयर्ड विजिबिलिटी से ट्रू वेल्थ बनती है। अपने स्पाउस और पेरेंट्स से पैसों के बारे में खुलकर बात करना कोई अनरोमैटिक, स्वार्थी या डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल और प्यार भरा काम है जिनके साथ आप अपनी लाइफ शेयर करते हैं। फाइनेंशियल साइलेंस प्रॉब्लम्स को रोकता नहीं है, ये इस बात की गारंटी देता है कि जब चैलेंजेस आएंगे तो आप बिना किसी तैयारी के अकेले और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में उनका सामना करेंगे। जब कावेरी और सुरेश ने आखिरकार अन्ना नगर के अपने घर में डाइनिंग टेबल पर सारी बातें साफ साफ सामने रखीं, जब 2.8 लाख रुपीस का क्रेडिट कार्ड का डेट सबके सामने आया, और जब तिरुनेलवेली भेजी जाने वाली 15,000 रुपीस की मंथली हेल्प घर की एक मेन कमिटमेंट माना गया, तो उसका तुरंत निकला रिजल्ट गुस्सा नहीं था, वो एक राहत थी। एक स्ट्रक्चर्ड रिपेमेंट प्लान के जरिए 14 मंथ्स में डेट को सिस्टमैटिकली चुका दिया गया। डुप्लीकेट एंडोमेंट पॉलिसीज को पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया गया। उनके कंबाइंड कैश फ्लो को 3 बकेट सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया गया। अपनी मैरिड लाइफ में पहली बार वे एक ही छत के नीचे रहने वाले 2 अलग इंडिविजुअल्स नहीं थे, बल्कि एक साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाने वाली एक कोऑर्डिनेटेड फाइनेंशियल यूनिट थे। सेक्शन ब्रेक, द जर्नी अहेड, स्टेपिंग ऑन टू द कंपाउंडिंग फील्ड। आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ के सफर में एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। आपने अपने मनी माइंडसेट की साइकोलॉजिकल जड़ों का सामना करने से शुरुआत की। आपने एसेट्स और लायबिलिटीज से जुड़े कल्चरल मिथ्स को हटा दिया, उन खामोश बिहेवियरल कमियों को पहचाना जो लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिगाड़ देती हैं। एसेट मैनेजमेंट के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फिर से खोजा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट्स को ऑडिट किया और एक कंक्रीट टाइम बाउंड एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया। और अब आपने आखिरी इमोशनल बैरियर को तोड़ दिया है, अपने घर में एक ऑनेस्ट फाइनेंशियल बातचीत शुरू करना।
अब आप इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कोई अनट्रेंड दर्शक नहीं है। आपका डिफेंसिव आर्किटेक्चर बन चुका है, आपका रिस्क रिंग फेंस हो चुका है, आपका ऑपरेशनल इंजन चल रहा है। अब डिफेंस से ऑफेंस में शिफ्ट होने का टाइम आ गया है। अब अल्टीमेट वेल्थ बिल्डिंग एरिना यानी इक्विटी मार्केट्स में कदम रखने का समय है। हालांकि जैसे ही आप यह कदम उठाएंगे, आपको तुरंत स्टॉक ब्रोकर्स, टेलीविजन पंडितों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑफिस के सहकर्मियों की एक पूरी फौज मिलेगी जो हॉट स्टॉक टिप्स, ऑप्शन स्ट्रेस ट्रेडिंग और मार्केट टाइमिंग एल्गोरिदम के जरिए रातों रात अमीर बनने के वादे कर रहे होंगे। इक्विटी मार्केट्स में एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस नॉइज को नेविगेट करना सीखना होगा। पेज पलटकर 6.1 द मिथ ऑफ द स्टॉक मार्केट जीनियस वहाई योर व्हाट्सएप ग्रुप टिप्स विल फेल पर जाएं, जहां हम एग्जामिन करेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक मार्केट वेल्थ की चाबी मार्केट को आउटस्मार्ट करने में नहीं, बल्कि वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट के गेम को पूरी तरह से खेलने से इनकार करने में है। और जॉन बोगल की द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में बताई गई सिंपल और लेजेंडरी इंडेक्स इन्वेस्टिंग विजडम को अनलॉक करने में है।